Hello everyone, welcome to Saroj Sachdeva classes. Today we start chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter we'll focus how nationalism emerged in Europe, how territories were unified and governments were formed. ये एक लंबा प्रोसेस था जिसमें डिकेड्स लग गए और बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, रिवॉल्यूशंस हुए, वॉर्स हुए, आइडियोलॉजिकल बैटल, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सबका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें नेशनलिज्म के इमर्ज होने में यूरोप में. द रोल ऑफ राइटर्स, द रोल ऑफ आर्टिस्ट्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था. पेंटिंग्स के थ्रू, टेल्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू जो नेशनलिज्म है उसने यूरोप में एक रूप ले लिया. A print prepared by Frederick Soriot, 1848, Utopian Vision. Utopian vision means a vision of an ideal society that is unlikely to be actually exist. एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आइडियल है जो एक्चुअली होना मुश्किल है. तो फ्रेडरिक सोरियो का ये ड्रीम था. He had dream of democratic and social republics. People of Europe and America are marching in a long train and offering their homage to Statue of Liberty, which means they are appreciating the idea of liberty, equality and fraternity. On the foreground of image, there is shattered symbols of absolute rulers. Means जो shattered symbols हैं वो पड़े हैं, जिसका मीनिंग ये है कि मॉर्निकी जो है उसका डाउनफॉल हो गया है. एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स जो हैं उनका दी एंड हो गया है और अब क्या आ गई है, नेशन स्टेट्स बन गए, डेमोक्रेसी आ गई, सोशल एंड रिपब्लिक कंट्रीज जो हैं वो बन गए हैं. विच मीन्स द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. नेशन क्या है? अ कंट्री विद वेल डिफाइंड टेरिटरी, people with similar culture, shared history and government of its choice. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो नेशन स्टेट का आइडिया कैसे लेकर आई देखते हैं. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई 1789 में, 9th क्लास में आपने देखा था ना, तो इस रिवॉल्यूशन में जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई मॉर्निकी टू सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन्स. लोगों के पास पावर आ गई, लोगों के पास सत्ता आ गई. पीपल जो थे अब डिसाइड कर सकते थे कि कंट्री की डेस्टिनी को कैसे तय करना है, किस तरह की गवर्नमेंट बनानी है, कैसा नेशन होगा. इसके अलावा द राइट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, ये भी जो है प्रमोट किए गए. ला पैट्री एंड ले सिटोइन, ये दो आइडियाज थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पॉपुलराइज किए. मीन्स सब इक्वल हैं, फादरलैंड एंड सिटीजन, कि ये जो कंट्री है ये सभी का है, ये फादरलैंड है और ऑल पीपल इन द कंट्री आर इट्स सिटीजन्स. तो जो पहले इनको जो दिए गए थे टाइटल्स जो थे एलीट क्लास को, वो हटा दिए गए और एक इक्वेलिटी ला दी गई. तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया जिसमें कि पूरे कंट्री में रूल करने के तरीके डिसाइड कर दिए गए. इसके अलावा फ्रेंच को एक लैंग्वेज बना दिया गया, जो नेशन की लैंग्वेज बना दिया गया फ्रेंच को. फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ नेशन. Civil Code of 1804, which is popularly known as Napoleonic Code. 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में जब नेशनल असेंबली बनी, उसके बाद इतने जल्दी जल्दी चेंजेस होते चले गए कि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही. और उधर जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो भी वर्ल्ड के टूर पर था कि उसको विश्व विजेता बनना है. तो नेपोलियन ने 1799 में फ्रांस में पावर को सीज कर लिया और 1804 में नेपोलियन ने एक सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट किया, जिसकी मेन फीचर्स हैं कि उसने सभी प्रिविलेजेस को रिमूव कर दिया. पहले जो है फ्रांस में फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट के पास जो प्रिविलेजेस थी उनको खत्म कर दिया गया. बाय बर्थ ये प्रिविलेजेस दी गई थी. इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड. लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया. लोग अब प्रॉपर्टी भी रख सकते थे. पहले सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट की थी या गवर्नमेंट की हुआ करती थी. जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया. फ्यूडल सिस्टम का एंड कर दिया गया.
फ्यूडल सिस्टम होता है जागीरदारी सिस्टम होता है, एक तरीके से बड़े बड़े जो है जागीरदार होते हैं, उनके पास वो लैंड के ओनर होते हैं, और जो पीजेंट्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे काम कराया जाता है टेनेंट्स के रूप में या सर्फ्स के रूप में। तो उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जो किसान थे वो फंसे हुए थे भारी कर्जों में, उसके कर्जे माफ कर दिए गए उनके। इसके अलावा सर्फडम, जो खेती में काम करने वाले गुलाम बना लिए जाते थे, उनको भी आजाद कर दिया। तो ये नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 आया, इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये जो नेपोलियन का रूल था लोगों को पसंद नहीं आया। स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लगता था कि नेपोलियन एक लिबरेटर है, लेकिन उसने जिस तरीके से रूल किया लोग उसके अगेंस्ट हो गए। क्या क्या ड्रॉबैक्स थी देखते हैं। सबसे पहले उसने टैक्सेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जो लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया, अनअफोर्डेबल हो गया लोगों के लिए। सेंसरशिप क्या था कि प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, क्रिटिसिज्म को सहन नहीं किया जाता था, लोग अपने विचारों को रख नहीं सकते थे, इसलिए भी लोग नाराज हुए। और एक सबसे बड़ी नाराजगी का कारण यह था कि पीपल वर फोर्स्ड टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरा जाने लगा ताकि जो नेपोलियन है अपनी जो विजय का उसका रथ है उसको आगे बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को जीत सके। तो इसलिए 1815 में वाटरलू में जो नेपोलियन है उसकी हार हुई। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ये। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल सी in next videos. Please stay tuned.